आप लोग ही चाहे सुमई सही ऑनलाइन जो ये लेकिन म्यूट है ये। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? की खबर पे है? हाँ? Yes, okay. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमें टेक्निकल इश्यूज फील होंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन अदर वे थिंग्स सेटल डाउन। अच्छा, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारा आज का जो लेक्चर है ये इट्स अबाउट द स्ट्रोक एंड यू आर वेरी वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस टॉपिक, सो लेट्स बिगिन बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। ओके, हमारी प्रेजेंटेशन आउटलाइन जो है वी विल क्विकली कवर द सम parts including the neuroanatomy. Very important thing when we are talking about the stroke, we must be clear about the important definitions and something about the diagnosis and differential diagnosis, and last but not the least the prognosis. uh, यार ये जो है ना मुझे स्क्रीन हाइड कर रहा है, ये एक मिनट, ये क्या है? सही सही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब भी हम स्ट्रोक को समझें, बहुत जरूरी होता है कि वी मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट सम एनाटॉमी, क्योंकि ब्रेन इज जनरल होता है स्ट्रोक के हवाले से जो आम लोगों का, और इवन इवन द डॉक्टर्स, कि stroke means the weakness of the one side, but it's not true. Stroke means the loss of the function of the particular area of the brain जो कि affect हुआ है। तो इवन अगर occipital lobe stroke हुआ है तो उसमें weakness नहीं होगी, लेकिन visual loss हो जाएगा। इसी तरह अगर left side का temporal lobe की involvement होगी तो उसमें you will find the Wernicke's aphasia, लेकिन उसमें कोई weakness नहीं होगी। तो this is very important to have some idea about the some particular functions of the different lobes. Cerebral circulations को समझना बहुत जरूरी है। Grossly, whenever we talk about the stroke, we used to say this is anterior circulation stroke or posterior circulation stroke, and it has a meaning a lot. Anterior circulation stroke basically define करता है कि anterior circulation supplied by the internal carotid arteries, जो कि ऊपर जाकर middle cerebral artery और anterior cerebral artery में divide हो जाती है, और posterior circulations vertebral arteries हैं जो कि vertebral basilar artery बनाती हैं, और उसके साथ that supplies the whole brain stem as well as the posterior part of the cerebral hemisphere, we call it the occipital lobe. तो आपको ज़हन में रखना चाहिए जब भी आप स्ट्रोक के बारे में बात करें, you should have some idea about the circulations, grossly at least anterior circulation or posterior circulation. This is a quick idea about what are the areas are covered by the different part of the anterior circulations. Just look at this yellow color. This is the area covered by the anterior cerebral artery. This whole big area is by the middle cerebral artery, or posterior area जो है which is covered by the posterior cerebral artery. Anterior cerebral is a part of the anterior circulations, or the posterior cerebral artery is a part of posterior circulation. I believe you all have a very good idea about the homunculus, and what is homunculus? You know about it's a cartoon representation of brains. Brain जो है हमारा it performs different functions. हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन की जो रिप्रेजेंटेशन है बॉडी की, वो इक्वल नहीं है।
ब्रेन के वो हिस्से जो कि हाईली स्किल्ड एरियाज को कवर करते हैं, वो एरिया ब्रेन के ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी को एज कंपेयर टू दूसरों के। इसीलिए अगर आप इस ह्यूमनक्यूलस को देखें तो इसका फेस, लिप्स, टंग्स कितने बड़े बड़े हैं, द सेम हैंड्स देखें कितने बड़े हैं एज कंपेयर टू द ट्रंक एंड द लेग, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो कि स्किल्स बेसिकली बिलोंग्स टू द हैंड्स, और इसी तरह स्पीच और लैंग्वेज सारी चीजें जो है बिलोंग्स टू फेस एंड टंग एंड द लिप्स। तो ये एरियाज जो हैं ज्यादा बेहतर तरीके से कवर होते हैं ब्रेन में। जस्ट हैव अ लुक ऑन द ब्रेन। ये आप देखिए कट सेक्शन है जिसमें मोस्टली पार्ट जो ब्रेन का है, जो लेटरल एरिया का है, दिस इज कवरिंग द एनी पर्सन्स हैंड और फेस एंड इवन थॉट्स, ये सारी चीजें। और इसके मुकाबले में जो बिल्कुल मीडियल ये डिस्क एरिया है, ये लेग्स को कवर करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो जब मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक होता है तो ये वाला एरिया पूरा अफेक्ट होता है। तो इसीलिए क्योंकि ये एरिया फेस और आर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कोई भी पेशेंट जो कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी या एमसीए आर्टरी स्ट्रोक होता है उसमें फेस आर्म की वीकनेस ज्यादा होती है लेग के मुकाबले में। और अगर किसी की ये वाला एरिया इन्वॉल्व होता है जिसको लेग कवर कर रहा है तो एसीए टेरिटरी जो है इस एरिया को कवर करती है, और इसमें एसीए फाक के अंदर लेग इन्वॉल्वमेंट इज मोर देन द आर्म एंड द फेस। तो बाय दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड more clearly about the homunculus representation. Very important, you should have an idea about the brain imaging. Brain imaging जो है we use clinically the CT scan and the MRI. It's very important quickly कि आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि जब आप MRI देखें और CT तो कौन सा है। तो just remember regarding the CT, it gives you the whitish look. इसकी जो bone है, the bone is a calcified area and bone के जरिए you can recognize this is the CT scan. So by that way you can get an idea about. Now come to the definitions. Very important. Grossly, when we deal the stroke, stroke में multiple definitions आती हैं, but I have selected only the 3 definitions that we should have an idea. So let's begin with what is stroke. देखिए, stroke is a focal neurological deficit and due to the vascular event of the lesions. इसमें 2-3 चीजें is very important कि stroke basically is a vascular event और जिसकी वजह से कोई भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ है। और मैं पहले कह चुका हूं कि ब्रेन के जो एरियाज हैं उसमें it all depends कि जो focal neurological deficit है, it all depends which area of the brain is affected. Occipital lobe की involvement हुई है तो the focal neurological deficit will be in the form of the visual loss. और अगर फ्रंटल लोब की इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो एरिया जो कि एसीए सप्लाई कर रही है, तो लेग वीकनेस फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा। और तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एन आइडिया। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो स्ट्रोक में आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, यू विल गेट अ सडन और एक्यूट इन ऑनसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन पेशेंट कम्स टू यू विद अ वन साइडेड वीकनेस और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 1 महीना पहले ये वीकनेस हुई थी, और अब 1 मंथ पहले की यू हैव नो आइडिया कि ये स्ट्रोक था या कोई और लीजन था। से फॉर एग्जांपल ट्यूमर और स्ट्रोक की फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि स्ट्रोक जो है, आप उनसे पूछें कि क्या अचानक से हुआ था, एंड ही विल टेल यू यस डॉक्टर साहब आई वाज डूइंग समथिंग एंड अचानक से आई डेवलप्ड द वन साइडेड वीकनेस। लेकिन और उसके बाद कोई प्रोग्रेशन नहीं हुई है, एज इट इज है। और हो सकता है वो ये भी कहे कि डॉक्टर साहब हाँ 1 महीना हो गया, कुछ बेहतरी भी आई है। एज कम्पेयर टू जो दूसरा पेशेंट है जिसको ट्यूमर होगा, वो आपको प्रोग्रेसिव वीकनेस की हिस्ट्री देगा। 1 महीना पहले शुरू हुआ था, आहिस्ता 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 अब 1 महीने बाद वीकनेस जो है बढ़ गई है। तो बाय दैट आइडिया, बाय दैट हिस्ट्री you will get an idea that you are dealing the stroke or something else. So stroke is a focal neurological deficit, sudden onset and vascular event ध्यान में रखिएगा। और स्ट्रोक के लिए
इसके अगेंस्ट एक जो दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज हम करते हैं विच इज TIA। और TIA जो है उसमें सारी चीजें सेम हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि TIA में जो सिम्टम्स होते हैं वो उसका मैटर है। If you see the symptom last less than 24 hours और improve हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि this is the TIA। जबकि स्ट्रोक के अंदर the symptoms last more than 24 hours और deficit still अगर है तो you will say this is the stroke full। और जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो स्ट्रोक के दो किस्में हैं that we will discuss in the coming slides। स्ट्रोक इस्केमिक हो सकता है, स्ट्रोक हेमरेजिक हो सकता है। जबकि TIA जो इवेंट है वो सिर्फ इस्केमिक इवेंट होते हैं जिसमें वेसल्स ब्लॉक हुई और फॉर सम रीजन उसके बाद स्पॉन्टेनियसली ओपन हो गई और पेशेंट्स इंप्रूव हो गया। TIA की डेफिनेशंस ये जो मैंने आपको बताई ये क्लासिक डेफिनेशन है। अब विद द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी TIA की डेफिनेशन जो है अब चेंज हो गई है और अब जो TIA की डेफिनेशंस है वो क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल डेफिनेशंस को और पिक्चर्स को सामने रख के डिस्कस की जाती हैं, बट दिस इज बियॉन्ड योर कोर्स, सो वी विल जस्ट कवर द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ TIA। द थर्ड वेराइटी जो स्ट्रोक की है वो ऐसी है दैट बिहेव्स लाइक अ ट्यूमर या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। उसमें ये होता है कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो होता है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है और ये प्रोग्रेशन 24 आवर्स, 48 आवर्स, समटाइम 36 आवर्स और इवन मोर भी होती है। सो वी कॉल इट द टिपिकल टर्मिनोलॉजी, वी कॉल इट द स्ट्रोक इन इवोल्यूशन। और ये भी इस्केमिक इवेंट ही होते हैं, वेस्कुलर rather than the hemorrhagic। Now come to the point। जब भी आप स्ट्रोक की बात करें, this is very important कि आपको you should have an idea भाई कौन सा स्ट्रोक है। This is ischemic stroke और hemorrhagic stroke। Very clear। Ischemic stroke में vessel is blocked, hemorrhagic stroke में vessel is ruptured। अगर हम statistics देखें तो 85 से लेके 90% जो स्ट्रोक्स होते हैं वो इस्केमिक होते हैं, जबकि 10 to 15% जो स्ट्रोक हैं वो हेमरेजिक होते हैं। थोड़ा एशियन डेटा जो है हमारा डिफरेंट है, ये वेस्टर्न डेटा है। एशियन डेटा के अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक ज्यादा है, लेकिन वो भी नॉट मच, 15 to 20% हेमरेजिक स्ट्रोक कंसीडर किया जाता है। दिस इज हाउ यू विल डिसाइड अबाउट, अगर आप क्योंकि इमरजेंसी में जब भी पेशेंट आता है और इवन आप एग्जामिनेशन भी जब आपका होगा तो उसमें भी जो इमेजेस रखते हैं वो CT ब्रेन ही रखते हैं। तो इसमें आप देखें कि CT में हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस इस्केमिक हेमरेजिक जस्ट बाय द कलर। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है वो स्टार्ट में जो ग्रेइश लुक होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्लैकिश हो जाता है, जबकि जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है वो व्हाइटिश होता है। तो इसको हम हाइपोडेंस कहते हैं और हेमरेजिक स्ट्रोक को हाइपर डेंस कहते हैं। और जब भी मैं बताता हूँ ये चीज, मैं हमेशा एक चीज जरूर कहता हूँ कि CT में 3C रिमेंबर, जो कि व्हाइट नजर आते हैं, C फॉर क्लॉट, C फॉर कैल्शियम एंड C फॉर कंट्रास्ट। इसके अलावा मेटल जो है वो भी आपको व्हाइट नजर आता है। इसमें अगर आप देखें ये तो हेमरेज है, ये एक और चीज पड़ी हुई है, दिस इज कैल्सिफिकेशन है जो कि गालिबन पिनियल ग्लैंड में है। और इसकी खास बात ये कि मिडलाइन शिफ्ट भी है। पैथोफिजियोलॉजी मेरे ख्याल में वी हैव कवर्ड ब्रीफली, वी वुड लाइक टू कवर कितने तरीके हैं जिसके इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस शुरू हो और जिसमें ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वेसल्स ब्लॉक हो जाए, और दूसरा जो है एम्बोलिज्म हो जाए। अब ये एम्बोलिज्म में क्लॉट कहीं और से आया, अब वो क्लॉट से फॉर एग्जांपल ये कैरोटिड आर्टरी से वहां से डिसलॉज हुआ, ACE में चला गया, वी कॉल्ड इट आर्टरी टू आर्टरी एम्बोलाइजेशन, या हार्ट से अगर डिसलॉज हुआ ब्रेन में चला गया तो हार्ट टू वेसल एम्बोलिज्म। और तीसरी जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो वेसल डाइसेक्शन है। समटाइम क्या होता है, कोई ट्रॉमा हो गया, सडन जर्क हो गया जिसमें कैरोटिड आर्टरी या वर्टेब्रोबैसिलर आर्टरी, उसके अंदर इंटीमा जो है उसमें टियर आ जाता है। तो टियर की वजह से वहां से सरफेस इरेगुलर होने की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है
और क्लॉट बन जाता है, फिर वहां से एम्बोलाइजेशन होती है। तो वी हैव अ 3 mechanisms by that the ischemic strokes develops. while the hemorrhagic stroke जो है वो blood vessels के rupture होने से होता है, और we will discuss कि what are the reasons in the coming slides. Now कैसे stroke diagnosis करते हैं? दूसरी स्पेशलिटी की जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी तरह न्यूरोलॉजी भी क्लिनिकल ग्राउंड्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। सो स्ट्रोक की बात होती है, वी डिसाइड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड कैसे आप करेंगे। if the patient comes to you with the one sided weakness या कोई भी focal neurological deficit, लेकिन वो बता देंगे sudden in onset, all of a sudden हुआ है, based on the suddenness and the focal neurological deficit you can predict कि this is most likely the stroke. अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप स्ट्रोक ये तो कह सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट से कि ये हेमरेजिक है या इस्केमिक स्ट्रोक है। तो उसके लिए यू नीड अ ब्रेन इमेजिंग। सो क्लिनिकल ग्राउंड्स के इंप्रेशन के बाद यू हैव टू गो विद द ब्रेन इमेजिंग। क्लिनिकल ग्राउंड्स पे यही चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, सडन एंड ऑनसेट और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मैंने बताया, वो आइदर इट ऑल डिपेंड्स, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है, दैट विल डिसाइड। सेरिबेलम अगर इन्वॉल्व होता है तो एटेक्सिया होता है, और अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होता है तो डिस्फेजिया होता है। और ब्रेन इमेजिंग यू विल डू, बिकॉज मैंने कहा कि ब्रेन इमेजिंग विल हेल्प अस अ लॉट, लेकिन एक मेन पर्पस हमारा ब्रेन इमेजिंग का ये होता है, वी हैव टू डिसाइड इट इज बेस्ड ऑन आइदर इट इज इस्केमिक और द हेमरेजिक। तो ये सीटी में आपने देखा, वही सीटी जो हम पहले देख चुके हैं, दिस इज इस्केमिक स्ट्रोक और द हेमरेजिक स्ट्रोक। और ये एमआरआई है, ये इट्स नॉट सेम लाइक दैट, बट इन्होंने यू कैन गेट एन आइडिया। ये फ्लेयर इमेज है जो कि आपको बताता है कि ब्रेन के जो है लेफ्ट साइड पे। अच्छा, एक चीज आप जब भी इमेजिंग को देखें, आई विश कि आई विल गेट सम टाइम टू मेक अ YouTube video to give you some idea about the difference and reading about the CT scan and MRI. We hope so, inshallah we should get the opportunity of this online teaching. हम उसमें अब तो चैनल है हमारा, तो उसमें अपलोड कर दूंगा। तो बस ये देखेंगे, ये जब आप देख रहे होते हैं तो आपका लेफ्ट जो है राइट देख रहा है और आपका राइट जो है लेफ्ट है। तो दिस इज बाजार, आपको ये लगता है कि दिस इज लेफ्ट साइड, बट बेसिकली इट इज राइट। तो आपका लेफ्ट ब्रेन का राइट होता है और आपका राइट ब्रेन का लेफ्ट होता है। Ischemic versus hemorrhagic stroke, we have cleared, I think nothing to repeat it again. Yes, this is very important. Many times even in the examination or the bedside teaching, we used to ask patients के medical students कहते हैं कि सर ये stroke हो सकता है। जब भी आप stroke कहें, you should have an idea about यार और क्या हो सकता है। तो और जो है हमारे पास, जब हम बात करते हैं stroke की, so इसका मतलब है we are talking about the sudden onset focal neurological deficit. तो इसमें एक चीज देखें, ये कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन है। पेशेंट्स यूजुअली माइग्रेन इज अ वेरी ब्रॉड क्लिनिकल स्पेक्ट्रम। माइग्रेन में हेडेक के साथ कुछ भी हो सकता है, और वन वेरिएंट ऑफ द माइग्रेन में वीकनेस होती है। तो पेशेंट्स कम्स टू यू एंड द पेशेंट्स कैन गिव यू द हिस्ट्री ऑफ द एपिसोडिक माइग्रेन, और दैट patient will tell you I have developed this sudden weakness. So you can put a differential of the, maybe it's you are dealing with a complicated migraine, we call it the hemiplegic migraine, or this is a bit difficult to maybe some other time we can touch. This is very important. Sometimes क्या होता है कि brain के अंदर ट्यूमर पड़ा हुआ है, and some tumors have a tendency to bleed, जैसे कि ये breast है, और कुछ जो है वेस्कुलर मालफॉर्मेशन वाले जो स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन है, दे हैव अ टेंडेंसी, और मेलानोमा जो है इनके मेटास्टेसिस जो ब्रेन में होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू ब्लीड। सो समटाइम पेशेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट डेवलप द वीकनेस। तो जब इमेजिंग करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि बेसिकली इट वाज नॉट अ स्ट्रोक, बट द ट्यूमर था या वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन थी, जिसमें ब्लीड की वजह से प्रेजेंट किया है उसने। बट यू विल नॉट से इट इज अ स्ट्रोक, बिकॉज़ स्ट्रोक की डेफिनेशन इज डिफरेंट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, we have a one presentation on
multiple stroke as sclerosis as well. So what we have to do, multiple sclerosis, we will see the sudden and onset limb weakness as well. So you can put these complicated of hemiplegic migraine and tumor or the vascular malformation with the bleed or the multiple sclerosis as a part of the differential diagnosis. Now that once you have done these things, you have diagnosed this is the stroke, you have done the investigation, you make your differential diagnosis. उस्मा आप अपना कैमरा काइंडली जरा बंद कीजिए क्योंकि it's bothering me. ये क्या है इसको? Okay. इन्वेस्टिगेशंस आप लोग कोशिश करें कि आपके वीडियोस जो है ना बंद रहें ताकि मेरी फोकस जो है वो हट ना जाए. लेट्स कम टू द इन्वेस्टिगेशन. हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं स्ट्रोक को? यस, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो स्ट्रोक में होती है वो तो ब्रेन इमेजिंग है. ब्रेन इमेजिंग हमें हेल्प करती है कि हम इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक में डिसाइड करें, और ब्रेन इमेजिंग हमें ये भी हेल्प करती है कि हम डिसाइड करें कि वाकई स्ट्रोक है या कोई और रीजन है. जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आ सकता है, हेमिप्लेजिक माइग्रेन भी है, या कोई ट्यूमर है जिसके अंदर ब्लीड हुआ है. तो इसके साथ कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, और हर इन्वेस्टिगेशन हैज अ मीनिंग फॉर दैट. सो सीटी ब्रेन का आपने देख रहे. अच्छा, सीबीसी हम क्यों करवाते हैं? देखिए, सीबीसी में हमारे पास पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि इसमें ब्लड थिक या सिकल सेल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कोगुलेशन प्रोफाइल डीरेंज हो जाता है और ब्लड वेसल्स जो है ब्लॉक हो जाती है. उसके शेप केमिस्ट्री जो है जिसमें हम डायबिटीज और डिसलिपिडीमिया देखते हैं, बहुत अदर फैक्टर फॉर दैट. ECG इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमें रिदम के बारे में बताएगी और पेशेंट्स को अंडरलाइंग इस्केमिक डिसऑर्डर है तो वो बताएगी. जस्ट एक्सरे जो के लिए. दूसरा ये कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनका बेसलाइन एक्सरे हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो बड़े स्ट्रोक होते हैं उनके अंदर एस्पिरेशन नमूनिया के बहुत चांसेस होते हैं. तो यू शुड हैव अ बेसलाइन चेस्ट एक्सरे ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो यू शुड हैव समथिंग जस्ट टू कंपेयर टुगेदर. स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास एमआरआई ब्रेन है, इको है, सेरेब्रल एंजियो है. ये हर पेशेंट्स में हम सेरेब्रल एंजियो नहीं करवाते और हर पेशेंट्स में हम एमआरआई ब्रेन भी नहीं करवाते. लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर हमारा इकोकार्डियोग्राम जो है वो स्पेसिफिक में आता है. वन मोर इज मिसिंग हियर इज अ कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड. सो अगर पेशेंट इस्केमिक स्ट्रोक के साथ है तो इको और कैरोटिड अल्ट्रासाउंड इज अ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन. सेरेब्रल एंजियो बहुत स्पेसिफिक है, जरूरत होती है तो हम करवाते हैं. और so these are the things that we and on the based on the different need and different patients we have to decide whether we have to go or not. लेकिन ग्रॉसली एक समझ लें कि जब भी एक पेशेंट आता है इस्केमिक स्ट्रोक का तो आप ईआर में जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सीबीसी, यूसीई, यूरिया क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, यूरिन डीआरवी वी यूज्ड टू सेंड, और इसके बाद सीटी स्कैन, और उसके बाद हमारे पास अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो फिर हम इको और कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड जरूर करवाते हैं. इको ताकि हम कार्डियक स्टेटस देखें बिकॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज और अदर स्टॉक आती है. और इसी तरह है तो उसी हिसाब से हम उसको मैनेजमेंट में फर्क पड़ता है. हमारे रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्क समझ लें आप. नॉन मॉडिफाइबल का मतलब है कि यू कैन नॉट मॉडिफाई इट. अगर एक पेशेंट की बढ़ती हुई उम्र
is risk factors, male gender है और familial predisposition. You cannot alter this one, but you have a significant impact on these things. इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको you need to control: hypertension, diabetes. You need to stop the smoking. Oral contraceptive pills लेते हुए अगर किसी को हुआ है, because it causes the hypercoagulable state, so you have to, and patient has developed the stroke, you have to avoid it. और डिसलिपिडीमिया नीड टू कंट्रोल, ब्लड डिसऑर्डर्स जो कि हमने टेस्ट किया थे सीबीसी, और उसके बाद फर्दर इफ वी नीड इट, और ओबेसिटी इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट, ओबेसिटी एंड वेस्ट लाइन अगर बढ़ जाए, दिस इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर फॉर स्ट्रोक. तो you have to be keep in mind these modifiable and non-modifiable risk factors. Now come to the hemorrhagic stroke. ये जो हमारे पास थे, मोस्टली ये ischemic stroke में वर्क करते हैं, और लेकिन ये है कि इसमें जो ये हाइपरटेंशन वाला एलिमेंट है, ये हेमरेजिक स्ट्रोक का पार्ट है. और हाइपरटेंसिव ब्लीड के अपने कोमोर्बिड्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेनेवर द पेशेंट्स कम टू यू विद ब्लीड, आप हमेशा डिसाइड करते हैं ये ब्लीड का रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि हर पेशेंट्स, every patient comes to you at the time of the stroke, you will get the very high initial rising of the blood pressure. तो उसकी बेस पर आप नहीं कह सकते कि इसको हाइपरटेंसिव ब्लीड है. यस, अगर पेशेंट्स बताता है, गिव्स अ हिस्ट्री कि मुझे जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो फिर आप कहेंगे कि मैं मोस्ट लाइकली ये जो ब्लीड पेशेंट को हुआ है, ये हाइपरटेंसिव ब्लीड है. या कुछ ब्रेन के अंदर साइट्स हैं, अगर उन साइट्स पे आपको हेमरेज मिलता है, तो फिर आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार मोस्ट लाइकली ये जो ब्लीड हुआ है पेशेंट्स को, ये दो सेरेब्रल में. अच्छा, ये जानना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि इफ वंस इट इज क्लियर्ड कि इस पेशेंट्स को जो ब्लीड है वो हाइपरटेंसिव ब्लीड है, तो फिर वी यूजुअली डोंट डू एनी मोर इन्वेस्टिगेशंस. हेमरेज, तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट फर्दर करते हैं. अनयूजुअल साइट्स कौन सी होंगी? अनयूजुअल साइट दो किस्म के हैं, या तो हाइपरटेंशन की वजह से है या नॉन हाइपरटेंसिव ब्लीड है. और नॉन हाइपरटेंसिव ब्लीड का जो क्लू है वो ये है कि जो लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, अगर लोबार ब्लीड है, दिस रेजेस द सस्पिशन कि मोस्ट लाइकली नॉन हाइपरटेंसिव ब्लीड है. ऑल्दो 5 to 10% केसेस में हाइपरटेंसिव ब्लीड जो है वो लोब के अंदर भी हो सकते हैं. तो नॉन हाइपरटेंसिव ब्लीड की रीजंस, if the patient is taking anticoagulation therapy, so they all contribute to the non hypertensive bleed. लेकिन क्लू आपका लोब्स है या डीपर स्ट्रक्चर्स है जो मैंने बताया. ये सीटी स्कैन को बताने ब्लीड मोस्ट लाइकली हाइपरटेंसिव होगा. ये जो है सेरिबेलर ब्लीड है, ये भी मोस्ट लाइकली हाइपरटेंसिव हो सकता है. और ये लोबार ब्लीड है, ये टेम्पोरल लोब के अंदर है. लेस लाइकली आप इसको हाइपरटेंसिव करे कहेंगे, तो इट वुड बी हाइपरटेंसिव ब्लीड. स्ट्रोक के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ट्रीटमेंट आप जो है इमीडिएट ऑफर करते हैं, ताकि जिसकी वजह से जो स्ट्रोक पेशेंट को हुआ है, उस स्ट्रोक की वजह से पेशेंट को कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो आप उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं. इसके अलावा कुछ रिसेंटली इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर एंटीकोगुलेशन, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज भी अवेलेबल हैं, वो भी हम इमीडिएट ट्रीटमेंट्स में डाल देते हैं. लेकिन स्ट्रोक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है. सो लेट्स सी, इमीडिएट ट्रीटमेंट जो हम ऑफर करते हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर है. और जो मैंने आपको कहा, ये टिश्यू टीपीए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है, टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर. आपके लिए वाइवा जो हम देते हैं वो कौन सी है? यू कैन से
टीपीए और कितने घंटों में देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन, 3 to 4.5 आवर, मैक्सिमम 4.5 आवर्स के अंदर अगर आपने प्लान आउट कर लिया तो फिर आप जो है पेशेंट्स को टीपीए दे सकते हैं। लेकिन हर पेशेंट्स को इस्केमिक स्ट्रोक को नहीं दें। वी हैव अ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। देयर इज नो नीड टू गो इन अ डिटेल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, बट ग्रॉसली यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या है, इस्केमिक स्ट्रोक में दी जाती है और इसका ड्यूरेशन क्या है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है और यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट, क्योंकि जिसको एक दफा स्ट्रोक हो उसको बार बार स्ट्रोक होने का खतरा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द स्ट्रोक। तो इसमें एंटी प्लेटलेट थेरेपी है जो कि हम हर पेशेंट्स को देते हैं इस्केमिक स्ट्रोक में, जिसमें एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, अभी नई ट्रीटमेंट सिलोस्टाजोल भी आ गई है। इसके अलावा अगर अंडरलाइंग कॉज के अंदर पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन है, जो मैकेनिकल वाल्व प्रोस्थेसिस है, या तो ऐसे पेशेंट्स में हम एंटीकोगुलेशन थेरेपी ऑफर करते हैं। लेकिन इसमें भी हर पेशेंट्स को नहीं करते, स्पेशली अगर पेशेंट्स को बड़ा स्ट्रोक है तो बड़े स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को वी हैव अ सर्टेन गाइडलाइंस, तो इमीडिएटली देने से एंटीकोगुलेशन थेरेपी हेमरेजिक चांस होते हैं। एंटीकोगुलेशन थेरेपी है, एनॉक्सापैरिन है, हेपरिन है। इसके अलावा सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि दोबारा स्ट्रोक ना हो पेशेंट में। सर्जिकल थेरेपीज हैं, जैसे हमने कहा कि कैरोटिड अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं। अगर कैरोटिड अल्ट्रासाउंड में हमारे पास कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस आ गई है तो फिर वी यूज टू गो विद द थ्रोम्बेक्टोमी। इसमें थ्रोम्बेक्टोमी भी करते हैं और इसमें स्टेंट भी डालते हैं। तो इसकी भी गाइडलाइंस है, 7 to 90% आप लोग याद रखेंगे स्टेनोसिस हो तो उसमें, और मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस है तो उसके सर्जरी के लिए हम जाते हैं। इसके अलावा अंडरलाइंग जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, एज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन यू हैव टू कंट्रोल दैट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ये सारी चीजें आपने। अब जब भी हम इस्केमिक स्ट्रोक पढ़ें या स्ट्रोक पढ़ें और मैलिग्नेंट एमसीए का जिक्र ना करें तो थोड़ी ज्यादती होती है। यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज मैलिग्नेंट एमसीए? आपको मैंने बताया कि ये जो लेटरल पार्ट होता है, जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं, ये इनमें से मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का ये स्ट्रोक है। ये वाला छोटा सा हिस्सा जो है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। मैलिग्नेंट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का जो स्ट्रोक है वो क्योंकि बड़ा होता है और उसमें बाजू का चांस होता है कि स्वेलिंग होना शुरू हो जाए। अब ब्रेन का इशू ये है कि ब्रेन इज विद इन द टाइट केज जो स्कल है। अगर स्वेलिंग होगी तो वो स्वेलिंग ब्रेन के सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को प्रेस करेगी बजाय कि स्कल को पुश करे बाहर। तो अब सॉफ्ट स्कल इसमें देखिए आप, सॉफ्ट इश्यूज को अपोजिट मिड लाइन शिफ्ट हो गया, इसको छोड़ते जाए तो ये प्रेस करती जाएगी और इसकी मोर्टेलिटी जो है वो 80% है। तो इस तरह के केसेस को हम जो है डीकम्प्रेसिव सर्जरी करते हैं, जिसमें ये फ्लैप जो है बोन का ये रिमूव करते हैं, हेमिक्रेनिएक्टोमी इस प्रोसेस को कहते हैं। we involve the neurosurgical people and they used to do। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्वेलिंग वाला हिस्सा ये बाहर प्रोजेक्ट कर जाएगा। अच्छा, इस प्रोसीजर का जो मॉर्बिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, पेशेंट की वीकनेस पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती, बट दिस इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और हेमरेजिक स्ट्रोक का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है। इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, इनिशियली वी आर नॉट वी डोंट we usually are not in a hurry to just drop it down, or even systolic blood pressure 200 210, diastolic 110 115 भी हो at least, अगर कोई end organ damage स्पेशली किडनी फेलियर या हार्ट वीक ना हो तो हम उसको रैपिडली ड्रॉप नहीं करते एटलीस्ट फॉर 24-48 आवर्स। और लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर जो है वी यूज टू कीप द ब्लड प्रेशर्स ऑन द सर्टेन लेवल्स। सिस्टोलिक हम कोशिश करते हैं कि 140 150, डायस्टोलिक 80-90 तक रहे शुरू में, क्योंकि अगर ये हायर साइड पे रहेगा तो रीब्लीड के चांस होते हैं, तो रीब्लीडिंग की मोर्टेलिटी इज वेरी हाई। और तो इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल वी यूज टू कीप। The concept of the BP control in a hemorrhagic stroke is entirely different from the ischemic stroke। और सर्जिकल डिकम्प्रेशन, जिस तरह हमारे पास इस्केमिक स्ट्रोक एमसीए स्ट्रोक था मैलिग्नेंट,
उसकी हमने सर्जरी की। इसी तरह बालों का बिग ब्लीड होते हैं, स्पेशली अगर पोस्टीरियर एरिया में, पोस्टीरियर रीजन में, सेरिबेलम के अंदर बिग ब्लीड हो तो वो ब्रेन स्टेम को कंप्रेस करते हैं, तो उसमें हम सर्जरीज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद आता है कि क्या करना चाहिए। रिहेबिलिटेशन इज अ पार्ट ऑफ, ये जितनी भी हमने डिस्कस किया, दिस इज ऑल अबाउट द इमीडिएट ट्रीटमेंट। पेशेंट्स के अंदर, स्ट्रोक के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो मैं आई थिंक दैट वी मिस्ड द स्लाइड। एक्यूट स्ट्रोक के अंदर पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, पेशेंट को मैलिग्नेंट एमसी वाली कॉम्प्लिकेशंस। सो during the hospital stay we have to treat those things. ये तो हो गया इनिशियल स्टेज। लेकिन जो वीकनेस हुई है वो कैसे बेहतर होगी? वीकनेस विल टेक टाइम। हमारे पास रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ नहीं सकते। पेशेंट की अगर डिस्फेजिया है, लैंग्वेज इन्वॉल्वमेंट हुई है, स्पीच स्लर्ड हो गई, तो उसमें स्पीच थेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है। इसलिए पेशेंट्स को यू कैन नॉट लीव एज इट इज। आपने फैमिली को काउंसलिंग करनी है, फिजियोथेरेपी अरेंज करनी है, फैमिली भी पेशेंट्स के साथ अटैच रहेगी ताकि लिम्स की मूवमेंट्स करें। सबसे बड़ा इशू जो क्लिनिकली हमें आता है वो जॉइंट्स की स्टिफनेस होती है। So we have to be very much careful about physiotherapy or rehabilitation, speech therapy, whatever is required should be done appropriately. Patients को as a part of the stroke depressions हो जाते हैं, तो we should have a anti-depression treatment for those people. और रिकवरी का क्या है, ये भी है। आई हैव गिवन द परसेंटेजेस, और मोस्टली पेशेंट्स जो हैं सर्टेन टाइम में रिकवर हो जाते हैं, और सिर्फ 10% पेशेंट होते हैं रिमेन फुली डिपेंडेंट एंड रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म केयर, जबकि 5% पेशेंट्स आफ्टर द स्ट्रोक डेथ हो जाती है। प्राइमरी प्रिवेंशन, as such primary prevention with the medication is not required. Say for example stroke का जो पेशेंट है हार्ट प्रॉब्लम के, इस्केमिक हार्ट डिजीज के, उनमें अगर ना भी है तो यू विल टेक द एंटीप्लेटलेट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द मे बी एज ऑफ द 40 years. सो मे बी हार्ट को ये प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग द एस्पिरिन। लेकिन स्टैटिस्टिक्स और स्टडीज बताती हैं कि अगर आप एस्कार्ड या एंटीप्लेटलेट ट्रीटमेंट लें तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन the future ischemic stroke as a part of the primary prevention. So we usually don't take medication if the patient has no stroke. लेकिन once the patient will develop the stroke तो उसकी secondary prevention के लिए हमारे पास medication का role है। लेकिन primary prevention में जो चीज very important is a healthy lifestyle is very important, including that you have to do the exercise regularly and the proper dieting, or time to time. If the age of the patient is increasing, we have to do the screening by doing the test. Obesity should be controlled, BP or diabetes or whatever is there should be treated with the medication, और tobacco जो है must इसको कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरी स्क्रीन बता रही कि लेस देन 1 मिनट है। आई होप यू पीपल डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। अगर है तो आई विल जस्ट वी विल रीस्टार्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन पुट इट अगेन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हमें आवाज कैसे आएगी उनकी? हाँ, चैट बॉक्स में नहीं, ये मैं